तो आइए आज इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग को अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। इसके पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये दोनों पढ़ा चुके हैं और उसकी वीडियो भी अपलोड है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है, पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद तुरंत हम एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलिए पहले रूल्स और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जब वाक्य में आर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस मानो वैसे तो आज्ञा सूचक वाक्य होता है, लेकिन इसमें प्रार्थना, सलाह, सुझाव, मना करना आदि बातें पाई जाती हैं। और इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे सामने वाले को आप कहोगे कुछ, जैसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कृपया मुझे कलम दे दो, ठीक है, ये काम करो, तो उसको आदेश ही दोगे या प्रार्थना करोगे या सलाह करो तो सामने वाले से ही करोगे। तो उसके लिए तो वैसे यू का प्रयोग होता है, लेकिन यू लिखा नहीं जाता। हिंदी में भले होगा यू, तुम कह सकते हो, जैसे तुम खड़े हो जाओ, लेकिन अंग्रेजी में कहा जाएगा स्टैंड अप। तो यू क्या करेंगे, उसमें छिपा देंगे ना, तो इसीलिए छिपा दें। तो यू छिपा रहता है। अगर छिपा नहीं रहेगा तो तब यू स्टैंड अप माने तुम खड़े होते हो, ताहत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इस तरह की बात तो है नहीं। आज्ञा, सलाह या प्रार्थना का सेंस देने के लिए सब्जेक्ट यू छिपा देते हैं। तथा वाक्य फाइनिट वर्ब से प्रारंभ होता है। फाइनिट वर्ब माने होता है मेन वर्ब, जिसको आप कहते हो ना, उसी को फाइनिट वर्ब कहते हैं। समापिका क्रिया इसकी हिंदी होती है। जैसे मेन वर्ब वो है, जैसे गो अवे, देखिए इसमें गो फाइनिट वर्ब है। गो अवे माने दूर जाओ, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट, देखिए फाइनिट वर्ब है, मेन वर्ब को फाइनिट वर्ब कहते हैं। प्लीज़ गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दो, तो गिव फाइनिट वर्ब है, प्लीज़ तो प्रार्थना के लिए लगा दिया गया है, प्रार्थना प्रकट करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे आप लोग पहचान। इसके अलावा वाक्य लेट, ऑलवेज, नेवर, डू नॉट, डोंट, इनसे भी प्रारंभ होते हैं। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। अब भाई देखिए, पहचान जान गए तो अब ये जान लो सेड को किस में बदला जाता है, सेड या सेड टू को, और कंजक्शन क्या लगता है। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं। भाव के अनुसार मतलब जैसे जिस तरह से अर्थ निकलेगा, सेंस निकलेगा, उसी हिसाब से बदलेंगे। जैसे पहला क्या है कि आर्डर को आर्डर्ड या कमांडेड में, यानी आदेश प्रकट होगा तो आर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे। और एडवाइस, सलाह यानी परामर्श या सलाह प्रकट होगा तो एडवाइस में बदल देंगे, या आरएसडी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। और रिक्वेस्ट अगर प्रकट होगा यानी प्रार्थना प्रकट होगा तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे, या तो आप रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना करना, बेग्ड माने भी प्रार्थना करना। बेग माने उसे भीख मांगना ना, दया की भीख मांगना, गिड़गिड़ा कर कहना, यानी कि प्रार्थना करना। और इम्प्लोर्ड माने भी निवेदन करना, विनती करना, तो प्रार्थना करना ही है। इंट्रीटेड माने भी होता है निवेदन करना, विनती करना, क्लियर, विनम्र निवेदन करना। तो इस तरह से ये सभी प्रार्थना से ही रिलेटेड हैं। अगर आप सभी मतलब को ना याद कर पाओ तो कम से कम एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड तो याद ही कर लो, क्लियर। रूल नंबर 2 हम कहते हैं कि हमारा कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। इन्फिनिटिव माने कि अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू आता है, जैसे टू गो, टू स्लीप, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। जब हम कंजक्शन टू लगा देंगे तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे, तो उसी को इन्फिनिटिव कह देंगे, यानी कि कंजक्शन इसमें टू लगेगी, इतना ध्यान देना है, ठीक। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण समझो। देखिए, डायरेक्ट में कहा द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठो, अपनी कक्षा में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो। तो हम यही कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास। योर का माई कर देंगे क्लास, एंड लर्न, फिर योर का माई लेसन। अगला है, अब यहाँ देखिए टू के बाद सिट लिख दिया गया ना, तो टू सिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी इन्फिनिटिव से वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और अन्य शब्दों को लिख देंगे। देखिए उसके बाद जो है अगला है ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से कहा वर्क हार्ड फॉर द रेस्ट, टेस्ट के लिए यानी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो हम यही कहेंगे ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर द रेस्ट। अब इसमें क्या है कि सलाह प्रकट हो रहा है कि भाई वह अपने दोस्त को सलाह दिया टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, कि टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम करे। देखिए सलाह किसे कहेंगे, आदेश किसे कहेंगे, जब कोई बात कठोरता पूर्वक कही जाती है, अगला आदमी नहीं करेगा तो वो दंडित भी कर सकता है, तो उसको आदेश कहा जाता है। जैसे पहले वाले में अध्यापक ने मुझसे कहा द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, अपनी क्लास में बैठो और अपना पाठ याद करो। अगर आप नहीं बैठोगे तो मार देंगे भी 2 छुरी, ठीक है ना, तो आदेश है। और दूसरे वाले में क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से कहा कठिन परिश्रम करो टेस्ट के लिए। भाई टेस्ट होने वाला है
तो आप कठिन परिश्रम करके अच्छे नंबर निकाल लो। वो सलाह ही दे रहा है, अगर आप नहीं तैयार करोगे तो आपको कोई दोस्त आपसे सलाह दे रहा है तो वो ज़बरदस्ती नहीं करवाएगा कठिन परिश्रम। क्लियर? भाई परिश्रम करोगे, और सलाह जब जो आदमी देता है तो उसके फ़ायदे की बात करता है, ये भी सेंस रहता है। अब जैसे इसमें क्या, कठिन परिश्रम करोगे तो भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास कर लोगे, नौकरी पा जाओगे, मान सम्मान पाओगे, पैसा पाओगे, तो तुम्हारा ही तो फ़ायदा है ना। तो फ़ायदे की बात जो कही जाती है उसी को हम सलाह कहते हैं। क्लियर? उसको हम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, हम अपना काम है सलाह दे देना, करे या ना करे उसके ऊपर है डिपेंड। रूल नंबर 3 है रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए द टीचर्स, हाँ सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा सिट डाउन बॉयज, लड़कों बैठ जाओ। अब यहाँ जानते मुझसे कह रहे हैं लड़कों बैठ जाओ। अब यहाँ टू मी भले दे दिया है, नहीं भी दे सकता है, तो ऐसे अक्सर तो नहीं देता लेकिन इसमें दे दिया है तो कोई बात नहीं। मुझसे कहा है लड़कों बैठ जाओ, तो केवल मैं ही थोड़ी ना हो, बहुत सारे लड़के हैं ना, तो मैं भी लड़का हूँ, तो इसलिए करें बॉयज़ जो है यहाँ सिट डाउन बॉयज, बॉयज़ के पास, ठीक है, बैठ जाओ लड़कों। तो लड़कों को संबोधित किया जा रहा है। वोकेटिव केस माने होता है संबोधन कारक, तो संबोधन कारक का जो नाउन रहेगा, इसमें संबोधन कारक का नाउन बॉयज है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर जिसमें संबोधन कारक का नाउन रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो भी, नहीं है तो भी। ऑब्जेक्ट है तो भाई तब भी उसके स्थान पर वही आ जाएगा, और नहीं है तो आ ही जाएगा। क्लियर? उदाहरण, द टीचर आर्डर द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया। टू, हाँ टू सिट डाउन माने बैठ जाने के लिए, टू से जोड़ देंगे वाक्य को, सिट वर्ब हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्लियर? तो क्योंकि अध्यापक मान लीजिए आपसे ही कहे कि मुझसे कहे कि लड़कों बैठ जाओ, तो आप कैसे कहोगे? दूसरे से कहोगे अध्यापक ने लड़कों को बैठ जाने के लिए कहा। ये थोड़ी ना कहा अध्यापक ने मुझे लड़कों को, ऐसा तो कहोगे ना, लड़कों को बैठ जाने के लिए कहा, उसी में आप भी आ गए। क्लियर? चलिए रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 भी देखते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो, तो इसके परिवर्तन की 2 विधियां हैं। निषेधात्मक मतलब निगेटिव वाक्य रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, तो फिर 2 तरह से उसको बदला जा सकता है। देखते हैं कैसे। पहला तरीका ये बता रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। फॉरवर्ड माने मना करना, भाई निगेटिव में डू नॉट या डोंट, नेवर तो मना ही किया जाता है ना, तो लेकिन नेवर को फॉरवर्ड से नहीं बना सकते हैं। अभी आप ये भी नियम रहेगा, नेवर नहीं रहेगा तो डू नॉट या डोंट को फॉरवर्ड में आराम से बदल सकते हैं। तो फॉरवर्ड में बदल दिया जाता तथा रिपोर्टेड स्पीच में आगे डू नॉट को समाप्त करके टू लगा देते हैं, यानी डू नॉट को हम हटा देंगे, उसमें से नॉट केवल ले लेंगे, ठीक है, और टू से पहले लगा देते हैं। और कहना है कि डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। ठीक, उदाहरण, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ द टीचर फॉरबिड द बॉय हो जाएगा, मना कर रहे हैं ना किसी को गाली मत, फॉरबिड द बॉय, उसके बाद टू लगा दिए। डू नॉट को हम पूरा हटा देंगे अगर फॉरबिड लगाएंगे। अगर आर्डर्ड, एडवाइज्ड, प्लीज लगाएंगे तब नहीं हटाएंगे निगेटिव में, तब नॉट टू होगा, लेकिन फॉरवर्ड साथ नॉट नहीं लगता, क्योंकि फॉरवर्ड खुद में निगेटिव शब्द है, तो इसलिए टू से जोड़ देंगे, ये अब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट को हटा देंगे। इसका अर्थ हो जाएगा अध्यापक ने किसी भी लड़के को किसी भी व्यक्ति को गाली देने से मना किया। दूसरी विधि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार आर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड बदल जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में से डू नॉट या डोंट के स्थान पे नॉट टू का प्रयोग करते हैं। डोंट रहेगा या डू नॉट पूरा फुल फॉर्म रहे, उसमें से उसको नॉट टू बदल देंगे, ठीक ना, यानी डू को हटाएंगे लेकिन नॉट को लेंगे, ठीक ना। देखिए उदाहरण, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो हम यही कहेंगे माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम, मेरे पिता ने मुझे अपना समय ना नष्ट करने की सलाह दिया। तो यहाँ सलाह देना, सलाह तो दे ही रहे हैं भाई, मत बर्बाद करो समय, क्योंकि समय बर्बाद करोगे आज तो बाद में समय तुमको बर्बाद कर देगा। क्लियर? तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारा भी कैरियर बन जाएगा, पिताजी के क्या तो चले जाएंगे, तो ज़िंदगी तुमको ही अपनी भोगना पड़ेगा। तो पढ़ लिख लोगे तो अपना आज समय बर्बाद नहीं करोगे तो ठीक है, समय तुमको भी नहीं बर्बाद करेगा। क्लियर? तो ये फ़ायदे की बात कर रहे हैं बच्चे के लिए सलाह। अब भाई ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते हैं, कहा गया है कहावत, घोड़े को ज़बरदस्ती नदी तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी ज़बरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता। ज़बरदस्ती घोड़े को ले जाओ, कहो पानी पियो तो एक लात मारेगा, तुम ही चले जाओगे। तो उसी तरह से विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को माता पिता क्या है,
विद्यार्थी रूपी घोड़े को बहुत करेंगे, स्कूल तक भेज देंगे, जाओ बेटा पढ़ जाओ। अब स्कूल में जाके बेटा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, कोचिंग स्कूल जा रहा है तो ज़बरदस्ती उसको पढ़ाया नहीं जाए। पता लग किताब खोल के पढ़ रहा है, बाप मतारी देख रहे हैं कि पढ़ रहा है, लड़का कुछ और सोच रहा है, उसके दिमाग में घूमने टहलने इधर उधर की बातें आ रही है, तो वो अपना कैरियर खराब करेगा। तो माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता गुरु का, कि बच्चे को अच्छी सलाह देना। अब ठीक है, उसके भविष्य के बारे में सोचना। तो चलिए फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। अगला है, देखिए अगला रूल इसमें कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच जब नेभर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं, नेभर तथा क्रिया के बीच में टू लगाते हैं। कुल मिला के ये जान लीजिए कि नेभर अगर रहेगा तो एडवाइज्ड से ही बनाना है, फॉरवर्ड का प्रयोग वहाँ नहीं होगा, ठीक ना। और टू से पहले नेभर लगा देना, जहाँ नॉट लगाते हो वहीं क्या लगा दोगे, नेभर। उदाहरण देखिए, नोट दिया भी है, नेभर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है, उदाहरण के नीचे दिया ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, नेवर वेस्ट योर मनी, अपना धन बर्बाद कभी मत करना, अपना धन कभी बर्बाद मत करो। तो भाई धन बर्बाद करेगा तो बाद में क्लियर, ये अपना भी बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए फायदे की बात की जाना कि धन को रखे रहो, क्योंकि मनी सोर्स ऑफ जो है, धन आनंद का स्रोत है। समझ गए कि नहीं। बहुत सी समस्या बिना धन के आ जाती है ना, धन रहेगा तो आपकी बहुत मदद करेगा। अगला इसका देखिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट योर का स्टूडेंट कंसर हिज मनी। चलिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली, अगला रूल कर रहा है कि सर प्लीज काइंडली रिपोर्टेड स्पीच में ये 3 शब्द आदि का प्रयोग हो जाता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्योंकि भाई कोई लड़का कह रहा है किसी से, या कोई भी आदमी किसी का सर कह के बात कर रहा है तो उसका सम्मान कर रहा है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरी सहायता कर दीजिए, सर मुझे घर जाने दो, ऐसा कोई भी कहेगा तो हेल्प रिक्वेस्ट ही करेगा इम्परेटिव में। और प्लीज़ कहेगा तो माने कृपया प्रार्थना, यह काइंडली माने भी होता है कृपया। तो प्लीज़ या काइंडली अगर वाक्य के शुरू में आते तो इसका अर्थ होता है कृपया, ठीक ना। अगला अब देखिए इसका वाक्य है, तो इनके आने पर रिक्वेस्टेड बदल दीजिए, बस यही इतना आपको ध्यान देना। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट। मार्क प्रेजेंट माने होता है हाजिरी लगा देना, प्रेजेंट माने उपस्थित ना, उपस्थिति पर चिन्हित कर दो, यानी उपस्थिति लगा दो, हाजिरी लगा दो। सर मार्क मी प्रेजेंट, मुझे सर मेरी हाजिरी भर दो। अगर कोई विद्यार्थी कह रहा है सर मुझे मेरी हाजिरी भर दो, तो कहा आदेश दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। लेट से आया है तो छूट गया तो रिक्वेस्ट ही कर सकता है ना। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क मी का हिम प्रेजेंट हो जाएगा इस तरह से। अगला है द राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग अबाउट द मैच। तो यहाँ से टू को रिक्वेस्टेड कर दिएगा, श्याम टू कम, प्लीज देखिए हट जाता है क्योंकि रिक्वेस्टेड माने हो गया प्रार्थना का सेंस, तो प्लीज का काम खत्म। और इसके पहले ठीक है वाले में देखिए सर का भी काम खत्म हुई, क्योंकि रिक्वेस्टेड लगा दिए ना, तो सर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिक्वेस्टेड नहीं लगता तब सर को रेस्पेक्टफुली में बदला जाता, पीछे आपको बताया गया था एसर्टिव और इंट्रोगेटिव में। लेकिन रिक्वेस्टेड लगा दिए तो सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेस्पेक्टफुल्ली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रार्थना सम्मान पूर्वक कहा जाता है, तो सम्मान पूर्वक की अंग्रेजी रेस्पेक्टफुली नहीं लिखा जाएगा। क्लियर। अगला है देखिए, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू कम एंड टेल हिम समथिंग अबाउट द मैच। इस तरह से हो गया। अब देखिए कम को गो में हमेशा नहीं बदला जाता, इसलिए यहाँ बदला नहीं गया। इतना ध्यान देना कि जब पास आने का सेंस रहता तो नहीं बदला जाता। सीता सी सेड टू सीता, वह सीता से कही काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। तो देखिए काइंडली का काम रिक्वेस्टेड से हो गया, ठीक है। तो प्रार्थना कर रहे तो कृपया का अर्थ उसमें छिपा है, तो काइंडली प्लीज़ ये सभी हटा देते हैं सर, इनको तीनों को हटा देंगे अगर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा तो। रूल नंबर 7 देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में सलाह का भाव है, इनडायरेक्ट में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई है, उसको भी आप जान लीजिए। देखिए ये कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कामा से, अगर वो इफ से प्रारंभ होती है, क्लाज माने उपवाक्य, 2 वाक्य में जैसे 2 बड़े बड़े डिवीजन रहते हैं, 2 भाग रहते हैं, तो उसको उपवाक्य कहते हैं। एक तो कंजक्शन शुरू होता है, एक तो बिना कंजक्शन के, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब रहेंगे। तो देखिए अब क्या है कि इफ से शुरू होने वाले क्लाज में अगर सलाह का भाव है, यानी उसमें कोई सलाह दिया गया है, तो इनडायरेक्ट में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है।
भाई सर्ट टू सेंटेंस में सलाह के लिए शुड लगता है ना, तुझे काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये सब ना शुड, तो शुड का प्रयोग वहाँ हमको कर देना चाहिए अपने मन से। नहीं करना चाहो तो मत करो, दूसरा जुगाड़ भी है, एडवाइज का प्रयोग करो। एडवाइज माने सलाह देना होगा तब जो है वो एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट के बाद 2+2 करके जोड़ दो। दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं, उदाहरण में समझाया गया, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे द मदर सेड, माँ ने कहा, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि तुम सर्दी खांसी से पीड़ित हो, सफ़र माने कष्ट से हो, पीड़ित हो, कंसल्ट ए डॉक्टर, तो डॉक्टर से क्या करो तुम, कंसल्ट माने परामर्श ले लो, सलाह ले लो। भाई डॉक्टर को जाके दिखा लो, अगर तुम्हें सर्दी खांसी है तो जाके डॉक्टर से क्या करो, परामर्श ले लो। तो अब इसमें क्या सलाह ही दे रहे हैं ना, देखिए तो रूल हमारा ये कह रहा है कि भाई देखिए पहला वाक्य क्या है, इसमें असर्टिव है, क्योंकि इफ़ के बाद सब्जेक्ट यू है ना, उसके बाद वर्ब है, ये असर्टिव है। लेकिन दूसरा क्लास के बाद जैसे कामक बाद जो है वो एडवाइस दिया जा रहा है, उसी में दिया गया है डॉक्टर से परामर्श ले लो। सलाह तो है लेकिन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, तो हम पहले वाक्य को इफ़ के अनुसार अगर बदलेंगे तो भाई सेड का टोल्ड करेंगे, क्योंकि पहले वाक्य असर्टिव है ना। अब अगर दूसरे के अनुसार बदलेंगे तब सेड को एडवाइज करेंगे। क्लियर? तो दोनों तरीके से इसलिए ऐसे वाक्य को आप बना सकते हो। इफ़ से रहेगी एक बात, फिर कामक के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म से एक बात और कही जाएगी, उसमें सलाह रहेगा। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। तो सलाह वही दूसरे में रहेगा, तो सलाह दूसरे में रहेगा तो उसमें शुड का प्रयोग भी दूसरे में ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर टोल्ड से इधर बनाओगे तो। क्लियर? चलिए देखते हैं उदाहरण। द मदर सेड का देखिए टोल्ड कर दिया गया। अब यू है तो भाई मेरी माँ है तो मुझसे ही कहेगी तो मी मान लिया गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दूसरे से कही है तो आप हिम भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। क्लियर? तो माँ ने कहा, मी माने मुझसे, माँ ने मुझसे कहा, दैट माने की, क्योंकि भाई ये काम नोट काम हटा के यहाँ इफ सब्जेक्ट वर्ब है तो SR2 है तो दैट लगा देंगे कंजक्शन। अब देखिए यू को हम मी माने हैं ना, तो मी के अनुसार यू आई हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी मान लिया गया आई। उसके बाद ये पास्ट प्रेजेंट इनफिनिट है, सफ़र, यू सफ़र, तुम कष्ट सहते हो, तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यू के साथ, तो इसको पास्ट इनफिनिट बदलेंगे तो सफ़र्ड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव में, इसके अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फ्रॉम कोल्ड एंड कफ इतना कर दिए। उसके बाद देखिए काम लगा दिए। अगला वाक्य जो है कंसल्ट ए डॉक्टर। अब इधर अगर हम SR2 में बदलें तो उधर भी SR2 में ही भी लिखना पड़ेगा। अब एक बात ये भी ध्यान देना, इन कंसल्ट ए डॉक्टर ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा है, छिपा रहता ना भाई, तुम अगर पीड़ित हो तो तुम कंसल्ट कर लो डॉक्टर से, तो तुम हिंदी में कहेंगे लेकिन अंग्रेजी में नहीं लिखा जाता। तो लेकिन जब SR2 सेंटेंस में हम उसको बनाएंगे इनडायरेक्ट हमेशा SR2 सेंटेंस में ही बनाया जाता है दैट के बाद, तो हम उसमें जो यू छिपा है यू को हम सामने लाएंगे। तो जब यू को सामने लाएंगे तो यू को भाई मी के अनुसार बदलेंगे तो आई इसलिए आ गया। क्लियर? यू को हम शो कर देंगे, तो यू को आई में बदल देंगे। अब देखिए अब सलाह के लिए बताया गया है शुड लगाना जरूरी है, आपको अपनी तरफ से लगाएंगे शुड, ठीक है। यू को यू मान के आप उसको बदल के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसके साथ शुड लगा दीजिए, यू शुड। उसके बाद शुड के साथ कंसल्ट ए डॉक्टर लिख दीजिए, क्योंकि शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा, माँ ने मुझे बताया कि यदि मैं सर्दी और खांसी से पीड़ित हूँ तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह से हम दूसरे से कहेंगे। क्लियर? या तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ तब भी शुड लगता है, ठीक ना। देखिए अगले तरीके से इसको बनाया गया है, दोनों तरीके से बनाया जा सकते हैं, आपको जो सरल लगे उसी तरीके से बनाओ। जानकारी दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए पेपर में अब आपको 20 क्वेश्चन शुरुआत के आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो उसमें से जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो आप खुद हल किया रहेगा तो आपको वही ऑप्शन देख के टिक करना होगा, वही हमारी सीट पेपर में आपको मिल जाएगी। 20 क्वेश्चन उस पर भरना पड़ेगा, केवल गोला करना होगा, बाकी 50 क्वेश्चन लिखित रहेगा। नया पैटर्न लॉन्च हो गया है, उस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आ गया है, तो जिसके PDF मतलब डाउनलोड आप कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे सर्च कर लो। आज ही मैं उसकी वीडियो जो है अपलोड कर दिया हूँ, आज रात में ही आप उसको देख सकते हो, ठीक। क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th 2023, यूपी बोर्ड 2023 क्लास 10th इंग्लिश मॉडल पेपर बाय रमेश सर या बाय RM इंग्लिश क्लासेस, सर्च कर लोगे तब भी आ जाएगा।
तो ज़रूर आप लोग देख लेना, पूरा पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आए, कैसे कैसे आएगा। हाँ, इसके बाद वाली वीडियो में हम फिर एक बनाएंगे, अपलोड करेंगे कल तक, तो उसमें हम आपको पूरा जल्द ही अपलोड कर देंगे। पूरा पेपर क्या क्या आएगा क्वेश्चन उत्तर सहित मैं अपलोड करूँगा, तो इससे आप लोग तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन भी। देखिए, तो दूसरा क्या तरीका है कि एडवाइज्ड, मदर एडवाइज्ड में, तो देखिए यहाँ दूसरे वाक्य में क्या है कि कंसल्ट डॉक्टर को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि इफ वाले को बाद में भी लिख सकते हैं, ये भी छूट है। तो देखिए कंसल्ट ए डॉक्टर, डॉक्टर्स परामर्श, तो सलाह इसमें है तो इसलिए एडवाइज्ड कर सकते हैं। अगर उसको पहले लिखेंगे, एडवाइज्ड कर दिए, अब ऑब्जेक्ट में मान लिए टू लगा के देखिए कंसल्ट वाला जोड़ दिए, अब टू लगा के जोड़ दिए कंसल्ट ए डॉक्टर, तो इसमें कोई शुड की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एडवाइज्ड माने सलाह देने का काम हो गया ना, तो शुड की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद इफ़ से हम जो इधर वाला है, इफ़ को पहले लिखेंगे, फिर यू को आई करेंगे, सफ़र का सफ़र करेंगे, फ्रॉम कोल्ड एंड कफ करेंगे। क्लियर? टेंस परिवर्तन इस तरह से भी इसको भी कह सकते हैं। माँ ने मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह दिया, दूसरे का अर्थ यदि मैं सर्दी और खांसी से पीड़ित हूँ तो। क्लियर? माँ ने मुझे सलाह दिया कि यदि मैं खांसी और सर्दी से पीड़ित हूँ तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ। क्लियर? या माँ ने मुझे यदि मैं खांसी और सर्दी से पीड़ित हूँ तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेने की, परामर्श लेने की सलाह दिया। इस तरह से इसका अर्थ होगा। देखिए आगे कुछ और इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स आपको दिए गए हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कुछ इम्परेटिव वाक्य देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? इंट्रोगेटिव जैसे, पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, ये इम्परेटिव ही होते हैं। ये भी बताया जा रहा है, देखने में इम्परेटिव जैसे, सॉरी इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं। देखने में कैसे लगते हैं? इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं। तो होते कौन हैं? होते हैं इम्परेटिव ही होते हैं, ये इम्परेटिव ही होते हैं। रहेगा इम्परेटिव लेकिन देखने में इंट्रोगेटिव जैसा लगेगा। चेहरा उसका इंट्रोगेटिव का रहेगा लेकिन रहेगा वो अंदर से इम्परेटिव। क्लियर? कुछ लोग जैसे आदमी होते हैं ना, पाखंडी होते हैं, अब अंदर से उनके मन में राम बगल में छुरी, जब पाओ तब काटो मूड़ी। देखने में बड़े सीधे सीधे सादे रहते हैं लेकिन उनके अंदर जो है छल कपट रहता है। उसी तरह से ये वाक्य भी है, देखने में वो इंट्रोगेटिव का लगेगा, बड़ा सीधा साधा है भाई इंट्रोगेटिव, लेकिन अंदर से वो कैसे रहेगा? इम्परेटिव। तो हमको इससे भी सावधान रहना है, उसको हम समझना पड़ेगा कि कैसा है वाक्य है। तो इम्परेटिव रहेगा, देखते हैं कैसे। और करें कि इनमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। क्यों हम जान लेंगे कि ये इम्परेटिव है? क्योंकि उसमें विनम्रता पूर्वक कोई प्रार्थना की जाएगी। और ऐसे वाक्यों की इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदलते हैं, मतलब अर्थ के हिसाब से ही उसको बदलते हैं। अर्थ के हिसाब से आप उसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करोगे, कोई ऑफर दिया जाए ऑफर्ड कर सकते हो, इन्वाइटेशन दिया गया तो इन्वाइटेड भी कर सकते हो, इस तरह से प्रार्थना किया गया तो रिक्वेस्टेड करते हो, ये सभी करते हो आप। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें अर्थ के अनुसार आपको बदलना, ध्यान देने की जरूरत है। एक बात यह भी जान लीजिए, जो इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, उसकी ट्रिक जान लो। वो वाक्य हमेशा उड से शुरू होंगे, उड या कुड से शुरू रहते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक है, तब आपको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामर का रूल है उड या कुड से भी नम्र निवेदन प्रकट होता है। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने के लिए उड का प्रयोग और कुड का प्रयोग भी होता है। बहुत ज़्यादा ही प्रार्थना करना है कि भाई हम कह भी नहीं सकते कि कृपया ये काम कर दो, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम दे देंगे? ही सेड टू मी, वह मुझसे प्रार्थना की। अब देखिए प्लीज़ तो लगाया लेकिन वुड यू भी लगा दिया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रार्थना कर रहा है कि आप कृपया मुझे अपनी कलम दे देंगे। इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, सोचेंगे बेचारा कर ही रहा, लाओ दे दो। विनम्रतापूर्वक प्रार्थना इसको कहते हैं। तो इसमें वुड यू हटा देते हैं जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्लियर? वुड यू प्लीज़ इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो देखिए बनेगा कैसे? ही सेड टू मी का होगा ही रिक्वेस्टेड मी, टू करके जोड़ देंगे, टू के बाद वर्क फर्स्ट फॉर्म गिव, मी का हिम हो जाएगा, माई योर का माई हो जाएगा, मी के अनुसार। हम दूसरे से यही कहेंगे ना, वह मुझसे मेरी कलम देने के लिए क्या किया था? प्रार्थना किया। क्लियर? कुड आई यूज योर फोन, अगला क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ? अगर कोई आदमी आपसे क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, तो क्या तुमको आदेश दे रहा है? प्रार्थना मतलब इसमें रिक्वेस्ट ही कर रहा है वो भाई, रिक्वेस्ट लेकिन पूछ के कर रहा है, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ? तो आप उसके कहने से जान लोगे बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि फ़ोन करने के लिए, लाओ दे ही दे, बात कर ले। तो हम यही कहेंगे दूसरे से, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फ़ोन, वह मुझसे मेरा फ़ोन इस्तेमाल करने की प्रार्थना किया। अगला है वाक्य, ही सी सेड, उसने कहा वुड यू लाइक ए सैंडविच, क्या आप सैंडविच खाना चाहेंगे मेरे साथ? सैंडविच जानते हैं, खाद्य पदार्थ रहता है, इसमें भरा रहता है खाने के लिए, ठीक है ना।
तो सैंडविच खाने के लिए क्या आप मेरे साथ सैंडविच खाना चाहोगे? तो मतलब क्या है, उसको ऑफर दे रहे हैं ना कि चाहो तो मेरे साथ सैंडविच खा लो, खाने पीने का ऑफर दिया जा रहा। तो ऑफर दिया जा रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे सी ऑफर्ड मी ए सैंडविच, वह मुझे सैंडविच का ऑफर दे। तो वुड यू लाइक पूरा हट जाएगा, ठीक है ना, और अम्मी मान लिया जाएगा क्योंकि यू को मीम बदल देंगे अपने हिसाब से, और ए सैंडविच जोड़ देंगे। इसमें डी साइलेंट है, सैंडविच कहा जाता है शुद्ध उच्चारण। अगला है सी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, उसने कहा क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहोगे? तो सीधी बात, क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहोगे, यानी कि आपको चाय पीने का निमंत्रण दे रही हैं। तो हम यही कहेंगे ना, सी इनवाइटेड मी टू हैव टी विथ हर, वह मुझे आमंत्रित की टू हैव टी, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो है भाई ये इसमें फर्स्ट फॉर्म, टी विथ मी का सी के अनुसार हर। हम यही कहेंगे वह मुझसे अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित की। होता नहीं कि चाय के लिए आमंत्रित किया, हाँ चाय पीने का न्योता दिए, आइए चाय पी लीजिए, ठीक है। तो जब केजरीवाल जीत गए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो मोदी ने उनको आमंत्रित किया कि आइए आप चाय पी लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ही सेड टू देम, वह उनसे कहा वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठ जाना चाहोगे? तो इसमें भी प्रार्थना है। अगर कोई आपसे बड़ा आदमी है पद या पोजीशन में, तो अगर वो खड़ा है तो आप कहें क्या आप बैठ जाना चाहेंगे, तो यानी वो समझ लेगा कि बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम खड़े होने से उसको डिस्टर्बेंस है, बैठ जाएं। ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। बहुत जगह होता है ना कि आप जाते हैं मेहमान के रूप में, किसी के रूप में आप किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आपसे अगला आदमी अकड़ के नहीं कहता कि बैठ जाओ, आदेश क्योंकि दे नहीं सकता, रिक्वेस्ट पूर्वक कहता, विनम्रता पूर्वक, भाई साहब आप लोग बैठ जाइए, क्या आप बैठ जाएंगे? तो आपके ऊपर है कि बैठोगे कि नहीं बैठोगे। आप भी एक सभ्य आदमी हैं तो आप कहोगे भाई रिक्वेस्ट ही कर रहा है, बैठ जाएं। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उड या कुड देखने पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि ये इसमें क्या प्रकट हो रहा है, ठीक ना। आस्क्ड के प्रयोग से करने की जरूरत नहीं है। जानकारी इसलिए भी होनी चाहिए थी क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह से अगर हल करके दे दिया जाएगा तो आप समझ नहीं पाते ना। हो सकता है इंटरोगेटिव से हल किया जो और गलत हो, तो आपको सही ऑप्शन करना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में आपको लेट को बदलने के नियम बता दिए जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है। लेट को बदलने के नियम बता दिया जाएगा, उसके बाद तब एक्सरसाइज बताया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।